मेरी बहू रात को चुपके से वैसलीन लेकर जाती। उसके बाद कमरे से उसके रोने और सिसकियों की आवाज़ें आती। एक दिन मैंने दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो होश उड़ गए। बेटे ने बहू से कहा, पीछे घूम। और फिर, मेरा नाम सरला है। मेरे परिवार में सिर्फ मैं, मेरे पति, मेरा बेटा अविनाश और बेटी संध्या ही है। हम गांव में रहते थे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने शहर भेज दिया था। मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी और अब मैं अपने बेटे के लिए अच्छी लड़कियों के रिश्ते देख रही थी, क्योंकि मेरे बेटे की भी अच्छी नौकरी लग चुकी थी और वह दूसरे शहर में रहकर नौकरी कर रहा था। मेरे एक रिश्तेदार ने हमें अपनी पहचान की एक लड़की का रिश्ता बताया। मैं और मेरे पति जब उस लड़की को देखने गए तो पहले ही नज़र में वह लड़की मुझे भा गई। उसकी सरलता और सीधापन मेरे दिल को छू गया। मैं जैसी बहू अपने बेटे अविनाश के लिए चाहती थी, मुझे वह लड़की बिल्कुल वैसी ही लगी। हम लोगों को तो वह लड़की बहुत पसंद आई, लेकिन अब बस मैं चाहती थी कि मेरा बेटा भी उस लड़की को पसंद कर ले। मैंने फ़ोन करके अपने बेटे को गांव में ही बुला लिया और उसको बताया कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद कर लिया है। मेरी बात सुनकर अविनाश के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उसे कहा कि तुम परेशान मत हो, पहले तुम लड़की से मिल लो, उससे बातचीत कर लो, उसके बाद ही हम किसी अंतिम फैसले पर पहुंचेंगे। 2 दिन के बाद हम अविनाश को लड़की वालों के घर लेकर गए, ताकि वह भी उस लड़की को अच्छे से देख ले और जो भी उसे ज़रूरी सवाल जवाब करने हो वह भी कर ले। जब हम घर लौट कर आए तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बताओ बेटा, तुम्हें वह लड़की जिसका नाम सोनम था कैसी लगी? मेरे बेटे ने हमें कोई खास जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमने सोचा कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है जो एकदम से कोई नहीं ले सकता, इसलिए हमने अपने बेटे को थोड़ा सोचने का वक्त दे दिया। ऑफिस से ज़्यादा लंबी छुट्टी ना मिल पाने के कारण मेरा बेटा अगले ही दिन वापस अपने शहर लौट गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही मेरे बेटे ने फ़ोन करके मुझे और मेरे पति को अपने पास बुला लिया। उसने कहा कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं आने लगीं। मुझे लगा कि कहीं मेरे बेटे ने शहर में किसी को पसंद तो नहीं कर लिया। खैर, बेटे ने बुलाया था तो जाना तो था ही, इसलिए हम लोग तुरंत ही उसके पास पहुंच गए। शाम को ही वह जब घर लौटा तो अपने साथ एक लड़की को लेकर आया था। वह लड़की दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका जो पहनावा था वह मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा छोटे कपड़े पहन रखे थे। लेकिन मैंने सोचा कि शहर की लड़कियां इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। मेरे बेटे ने कहा कि माँ, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। उसने मेरे पति से कहा कि वह इसी लड़की से शादी करना चाहता है। अविनाश की ये बात हम दोनों पति पत्नी पर बिजली की तरह गिरी। उस वक्त तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। हमने अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। अविनाश ने कहा कि आपको मिनी से अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा बेटा जिस लड़की को प्यार करता था उस लड़की का नाम मिनी था। मेरा उस लड़की से कुछ भी पूछने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उसका पहनावा और जो उसके हाव भाव थे उन्हें देखकर ही मेरा मन भर चुका था। लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर मैंने उससे 1-2 सवाल किए तो उसका साफ कहना ये था कि वह जॉइंट फैमिली में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर सकती है और शादी के बाद भी वह इसी तरह के कपड़े पहनेगी। वह एक मॉडर्न लड़की है जो गांव की देहाती औरतों की तरह नहीं रह सकती है। मिनी का 2 टूक जवाब सुनकर उससे आगे कुछ कहने सुनने की मेरी कोई हिम्मत नहीं हुई। जब मिनी चली गई तो मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा, तुम्हें भले ही आज ऐसा लग रहा है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही है, लेकिन मेरी बात मानो,
ये लड़की तुम्हारे जीवन साथी बनने के काबिल नहीं है। मेरी बात सुनकर अविनाश गुस्से में आ गया और बोला, माँ, आप तो पूरी जिंदगी गांव में रही हैं और आप क्या जाने शहर की लड़कियां कैसी होती हैं। वह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है जो आज नौकरी कर रही है, अपने पैरों पर खड़ी है और उसे पूरा हक है कि वह अपने जीवन में जो चाहे वह करे। उसका जो मन हो वह वो पहन सकती है। मैंने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि बात सिर्फ पहनावे की नहीं है बेटा, हर इंसान में संस्कार होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे उस लड़की में कहीं भी किसी भी तरह से दिखाई नहीं दिए। मेरे पति ने भी अविनाश को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो था कि मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद हमने सोचा कि अगर हमारा बेटा उस लड़की के साथ ही खुश है तो हमें भी उसकी खुशी में ही खुश रहना चाहिए। इसलिए हमने अविनाश से कह दिया कि तुम्हें जैसा ठीक लगे अब तुम वैसा ही करो। एक हफ्ते बाद हम लोगों को जब घर वापस जाना था तो हमने अविनाश को समझाया कि अगर वह शादी करेगा तो हमारी पसंद की लड़की से ही करेगा, क्योंकि जो उसकी पसंद है वह हमें हरगिज भी नहीं पसंद है। हमारी बात सुनकर अविनाश बुरी तरह से भड़क गया। वह बोला कि आप लोग मेरे प्यार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस शादी के खिलाफ भी होंगे तो भी मैं मिनी से शादी हर हाल में करके ही रहूँगा। मैं और मेरे पति गांव वापस लौट आए थे, लेकिन अब हम अपने बेटे का फैसला सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि हम एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बना सकते थे जिसमें संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। दूसरी तरफ सोनम के घर वालों का हमारे पास बार बार फ़ोन आ रहा था कि हमारा जो भी फैसला हो उन्हें जल्द से जल्द बताएं। इसीलिए मेरे पति ने अविनाश को फ़ोन करके कह दिया कि अगर वह मिनी से शादी करेगा तो उसे हमारी जायदाद में से 1 रुपए का भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर अविनाश बुरी तरह से डर गया और 3 दिन के बाद ही उसने फ़ोन करके कहा कि वह हमारी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। ये सुनकर हम सब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हमने तुरंत ही सोनम के घर जाकर इस रिश्ते को पक्का कर दिया और जो ज़रूरी रस्में थीं वह भी पूरी कर लीं। जल्द ही पंडित जी से बात करके हमने सगाई और शादी की तारीख भी निकलवा ली और सारे रीति रिवाजों के साथ हम अपनी बहू को विदा करवा के अपने घर ले आए। सोनम को बहू के रूप में पाकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जैसी बहू चाहती थी, सच में वह बिल्कुल वैसे ही गुणों वाली बहू थी। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छे से बीता। उसके बाद जब अविनाश की छुट्टियां खत्म हो गईं तो हमने सोनम को भी अविनाश के साथ शहर भेज दिया। अब मैं अपने पति के साथ बहुत ही सुकून से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि हमारी जो भी ज़रूरी जिम्मेदारियां थीं वह सब पूरी हो चुकी थीं और जैसा जीवन साथी हम अपने बच्चों के लिए चाहते थे बिल्कुल वैसा ही जीवन साथी हमारे बच्चों को मिला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे अविनाश की शादी को 1 साल पूरा हो गया था और हम सब बच्चे की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन सोनम को बच्चा नहीं हो रहा था। जब मैंने सोनम से इस बारे में बात की तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुझ में क्या दिक्कत है। उसके बाद अविनाश और सोनम डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन इस बात का कोई भी हल नहीं निकला। हम लोग इधर बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्र थे। अविनाश सोनम का इलाज करवा रहा था, लेकिन बात अभी भी वहीं पर जैसी की तैसी ही थी। अविनाश मुझसे कहने लगा, मैं तो पहले ही इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरी इससे शादी करवा दी। अब लीजिए, भुगतिए। अब तो आपका वंश आगे बढ़ने से रहा। उसकी बातें सुनकर मैं भी चुप सी हो गई, क्योंकि आखिर सोनम थी तो मेरी ही पसंद। इसीलिए अगर उसमें कोई भी कमी होती तो सुनना तो मुझे ही था। समय बीत रहा था, लेकिन अभी भी सोनम की गोद सूनी ही थी। धीरे धीरे 2 साल पूरे हो गए।
लेकिन सोनम एक बार भी पेट से ना हो पाई। अब तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी खीज सी सोनम पर आने लगी थी, लेकिन जब कभी मैं दूसरे नज़रिए से सोचती तो मुझे उसके लिए भी बुरा लगता। आखिर कौन सी औरत माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन हम भी अपनी भावनाओं के आगे मजबूर थे। दूसरा, हमारे आसपास के जो भी रिश्तेदार बिरादरी वाले थे वह भी तरह तरह के ताने मारने लगे थे कि एक बांझ लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। इधर अविनाश भी सोनम को लेकर हम लोगों को आए दिन खरी खोटी सुनाता रहता था। एक दिन अविनाश ने कहा कि मैं अब एक बांझ के साथ नहीं रह सकता, मुझे भी अपना वंश बढ़ाना है, इसीलिए मैं अब दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ। पहले तो अविनाश की बात सुनकर हमें गहरा धक्का लगा, लेकिन अपनी जगह मुझे वह भी ठीक लगा। अपने बेटे के नज़रिए से अगर देखती तो उसके लिए ये फैसला सही था, लेकिन अगर मैं अपनी बहू के नज़रिए से देखती तो ये फैसला बहुत ही गलत था। मैं अब बड़ी ही उलझन में फंस चुकी थी। अभी ये सारी परेशानियां चल ही रही थीं कि एक दिन ऐसी घटना हुई जो मुझ पर बिजली बनकर टूटी। मेरे पति का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मैं तो जैसे पूरी तरह से टूट ही चुकी थी, क्योंकि मेरे पति मेरा बहुत बड़ा सहारा थे, लेकिन उनके जाने के बाद अब मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ दिनों के बाद जो भी लोग घर में थे वह भी सब चले गए और अकेलापन मुझे काटने को दौड़ने लगा। सोनम ने मुझसे कहा कि माँ, आखिर यहाँ गांव में रखा ही क्या है, यहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप भी हमारे साथ शहर ही चलें। वहाँ आप हम लोगों के साथ रहेंगी तो आपका मन भी लगा रहेगा, और मैं भी तो शादी के बाद आपके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, इसलिए अब आपको अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना चाहिए। अविनाश ने कहा कि माँ, आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको इसी घर में अच्छा लग रहा है तो आप यहीं रह सकती हैं। लेकिन सोनम का कहना यही था कि नहीं माँ, आप यहाँ मत रहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ भले ही इस घर से आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अकेलापन बहुत बुरी चीज़ होती है जो अच्छे खासे इंसान को भी बीमार बना देता है, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहिए चलकर। कुछ दिनों बाद मैं अपने बेटे बहू के साथ शहर चली गई। वहाँ वैसे तो सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी बहू दिन भर मुझसे ढेर सारी बातें करती। मैं कभी उसके साथ बाजार जाती तो कभी नीचे पार्क में निकल जाती, लेकिन जो गांव का माहौल होता है वह शहर में कहाँ मिलता है। वैसी ताज़ी आबो हवा वहाँ देखने को कहीं नहीं मिलती। वैसा साफ आसमान, शुद्ध वातावरण हमें शहर में किसी भी हाल में नहीं मिल सकता। हर वक्त शोर शराबा बना रहता है, और तो और जो आसपास के लोग होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा स्वार्थ झलकता है, क्योंकि कोई किसी से मतलब रखना ही नहीं चाहता। हर कोई बस सिर्फ पैसा कमाने की भीड़ में दौड़ता चला जा रहा है। शायद इसीलिए मेरा बेटा भी इसी तरह का हो चुका था। अभी मुझे शहर में आए हुए एक हफ्ता ही हुआ था। एक रात अचानक से मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं बालकनी में जाकर थोड़ा खुली हवा में टहल लूं। इसलिए मैं आधी रात को चुपचाप बालकनी में टहलने लगी। तभी मैंने देखा कि सोनम अजीब तरह से अपने दुपट्टे में कुछ छुपाकर लेकर जा रही थी। मैंने सोचा आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे बहू छुपाकर लेकर जा रही है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है कोई चीज़ हो, बेटे बहू की बात है, आखिर मुझ बुढ़िया को करना ही क्या। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। एक दिन बहू बाजार से ढेर सारा सामान लेकर आई। मैं सोफे पर बैठकर सब्जी छील रही थी और सोनम मुझे अपनी खरीदारी के बारे में बता रही थी। उसके बाद उसने एक वैसलीन का डिब्बा निकाला। वैसे मुझे हैरत ना होती, लेकिन वह डब्बा बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए मुझे कुछ अजीब लगा। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि मेरी बहू अपने किसी ब्यूटी टिप्स की वजह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो, जिसकी मात्रा इतनी ज़्यादा लगती हो।
इसलिए मैंने उस वक्त कोई सवाल नहीं पूछा। लेकिन अजीब बात यह थी कि सोनम उस डिब्बे को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। करीब 1 महीना ही बीता था कि अगले महीने सोनम जब फिर से खरीदारी करने गई तो उस दिन मैं उसके सामान निकलवाने में मदद करने लगी। मैंने जैसे ही बैग में हाथ डाला तो देखा कि आज वह फिर से एक बहुत बड़ा वैसलीन का डिब्बा लेकर आई थी। अब तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि इतनी जल्दी वह पहले वाला डिब्बा आखिर कैसे ख़त्म हो सकता है। मैंने तुरंत ही सोनम से कहा, बेटा तुम इतनी ज़्यादा वैसलीन का आखिर करती क्या हो? मेरी बात सुनकर सोनम बुरी तरह से घबरा गई और उसने एक झटके से मेरे हाथ से उस डिब्बे को ले लिया और तुरंत ही लेकर उसे कमरे में चली गई। जब वह कमरे से लौट कर आई तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। मैंने एक बार फिर से उससे पूछा तो वह ज़बरदस्ती की चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, कुछ नहीं माँ जी, वो मैं बस। वह इतना कह ही पाई थी कि तभी अविनाश ऑफिस से लौट आया और वह बात वहीं बीच में ही खत्म हो गई। मेरे दिमाग में अब ये सवाल बार बार घूमता रहता था कि मेरी बहू वैसलीन को लेकर इतनी घबराई हुई क्यों रहती है और वह इतनी सारी वैसलीन का आखिर क्या इस्तेमाल करती है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसकी नींद कम होती चली जाती है। मुझे भी कुछ दिनों से रात में नींद नहीं आया करती थी और जब नींद ना आए तो लेटे लेटे और भी ज़्यादा बेचैनी होती है, तो मैं कुछ देर बालकनी में आकर बैठ जाया करती थी। एक रात जब मैं बालकनी से वापस अपने कमरे में जा रही थी तो मैंने अपनी बहू की चीख की आवाज़ सुनी। मैं बुरी तरह से घबरा गई और उसके कमरे के पास गई तो उसकी अजीब सी रोने की और चीखने की आवाज़ आ रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं दरवाज़ा खटखटा कर पूछूं, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गई। लेकिन उस पूरी रात मैं चैन से सो नहीं पाई। अगली सुबह मैं जैसे ही उठी मैंने सोनम से पूछा कि बेटा, क्या तुम्हें रात में कोई तकलीफ़ हुई थी? क्या कोई दिक्कत है? तो सोनम ने कहा, नहीं माँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैंने सोचा कि अगर मैं उसे यह बताऊंगी कि मैंने उसकी चीखने की आवाज़ सुनी तो वह पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचे कि मैं उसके कमरे के बाहर खड़ी उसके कमरे की आवाज़ें सुन रही थी। इसलिए उस वक्त मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। सोनम अपना डॉक्टर से इलाज करवा रही थी और जब मैं आई तो वह मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के क्लिनिक लेकर जाती थी। डॉक्टर का कहना यही था कि सोनम में कोई कमी नहीं है, लेकिन वह पेट से क्यों नहीं हो पा रही ये वजह हमें समझ नहीं आ रही। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरे बेटे में कमी है, लेकिन जब अविनाश के सारे टेस्ट भी सही निकले तब तो मेरी समझ से ये बाहर हो गया कि आखिर मेरी बहू को बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे बेटे बहू पर जादू टोना करवा दिया हो, इस वजह से उसे बच्चा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ अविनाश दूसरी शादी करने की जिद पकड़े हुए था और वह आए दिन इस बात को लेकर मुझसे और बहू से झगड़ा करता था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि जब तुम में और बहू में कोई कमी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि कोई ऊपरी चक्कर है जिस वजह से तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह मेरा मजाक उड़ाने लगा। बोला, आप किस जमाने में जी रही हो माँ? ये सब अंधविश्वास की चीज़ें यहाँ नहीं होती। वह डॉक्टर इसकी कमी का पता नहीं लगा पा रही है। यह एक बांझ औरत है और मैं अब इसके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकता। इसलिए मैं जिससे प्यार करता था अब मैं उसी से शादी करूँगा। अब मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनने वाला। मैंने अविनाश को समझाने की कोशिश की कि बेटा, जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत लो। वह लड़की ठीक नहीं है। सोनम से अच्छी पत्नी तुम्हें मिल ही नहीं सकती। लेकिन अविनाश था कि सुनने को तैयार ही नहीं था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए
अब तो मेरी बची कुची नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने अपने कुछ रिश्तेदारों से किसी अच्छे ओझा या बाबा के बारे में पता करने को कह दिया, ताकि मैं अपनी बहू को उसे दिखा सकूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अविनाश उस मिनी से शादी करे और अपना जीवन बर्बाद कर ले। उस रात भी मैं कुर्सी पर बैठी बैठी यही सब सोच रही थी कि तभी मुझे बाहर कुछ खटपट सुनाई दी। मैंने सोचा, इतनी रात में आखिर कौन है। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो सोनम फिर से वही वैसलीन का डिब्बा अपने दुपट्टे में छुपाकर लेकर जा रही थी और बार बार इधर उधर देख रही थी। मुझे उसके इस खुफिया तरीके से बहुत ही ज़्यादा हैरत होती थी और यह समझ नहीं आता था कि वह इतनी रात में वैसलीन के डिब्बे का आखिर करती क्या है। उसके कमरे में जाने के बाद मैं तुरंत ही उसके पीछे गई और उसके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। थोड़ी देर के बाद मुझे सोनम की सिसकियों की आवाज़ आई और तभी मैंने वह सुना जिससे मेरे होश ही उड़ गए। मेरा बेटा सोनम के ऊपर चिल्लाकर उससे कह रहा था, पीछे घूम, और सोनम बेचारी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वह उसके साथ शायद ज़बरदस्ती कर रहा था। उसके बाद उसने सोनम पर हाथ भी उठाया, जिसकी गूंज मुझे बाहर तक सुनाई दी, और वह एक बार फिर से बुरी तरह से दहाड़ा, पीछे घूम। और बस कुछ ही देर में सोनम की चीखने की आवाज़ कमरे के बाहर तक आने लगी। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। मुझे ये सब मामला अब बहुत ही गंभीर लग रहा था, लेकिन आखिर यह सब क्या था? वह मेरी समझ से बाहर था। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि जो कुछ भी हो यहाँ हो रहा है, मैं उसे अब जानकर ही रहूँगी। अगले दिन अविनाश के ऑफिस जाने के बाद मैंने सोनम को अपने पास बिठाया और रात वाला जो भी पूरा किस्सा था वह मैंने उसे साफ साफ सुना दिया। मेरी बात सुनकर सोनम बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि माँ जी, अविनाश से इस सब के बारे में मत कहिएगा, नहीं तो वह मेरे साथ और भी बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरी कसम है बेटा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ, मैं आज सब कुछ जानना चाहती हूँ। उसके बाद सोनम ने जो भी कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बोली, माँ जी, आप जानना चाहती हैं ना कि मैं 2 साल से पेट से क्यों नहीं हो पाई? उसकी वजह यह है कि आपका बेटा मेरे साथ गलत तरीके से रिश्ता बनाता है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और वैसलीन का इस्तेमाल भी मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि अविनाश की यही ख्वाहिश है। मेरी शादी उससे जब से हुई है तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो और वह मुझे उसकी हर रात सज़ा देता है। मुझ पर अपना पता नहीं किस बात का गुस्सा निकालता है। मैं भी इस तकलीफ़ को झेल झेल कर थक चुकी हूँ और हर दिन भगवान से यही दुआ करती हूँ कि काश मैं जल्द से जल्द मर जाऊँ। मैंने अविनाश को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मेरी एक भी नहीं सुनता है। उसे तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मुझे जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है उसे उतना ही ज़्यादा सुकून मिलता है। इसीलिए वह मुझे पीछे घूमने को कह रहा था। औलाद का सुख तो तभी मिलेगा ना जब जो सही तरीका है वह अपनाया जाएगा। गलत तरीका अपनाने से किसी को औलाद का सुख आखिर कैसे मिल सकता है? ये कहते कहते सोनम बेचारी फूट फूट कर रोने लगी और मेरे गले से लग गई। अपने बेटे की दरिंदगी सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी औलाद इतनी नालायक निकलेगी। मैंने सोनम से कहा, बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा गलती मेरी ही है, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी और मेरी खुशी की सज़ा आज तक अविनाश तुम्हें देता आया है। लेकिन बस अब और नहीं। मैंने तुरंत ही अविनाश को फ़ोन करके घर बुला लिया, लेकिन सोनम बार बार मुझसे हाथ जोड़कर यही कहे जा रही थी कि माँ जी, अविनाश से कुछ मत कहिए, वरना वह मेरा और भी बुरा हाल कर देंगे। जब अविनाश लौट कर आया तो मैंने उसे सारी बात बताई और कई तमाचे मार मार कर उसका मुंह लाल कर दिया। वह तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने की जगह उल्टा हम पर ही चीखने चिल्लाने लगा
कि अगर इस तरह की ज़बरदस्ती मेरे साथ करी जाएगी तो मैं ऐसा ही करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं मिनी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मैंने अविनाश से कहा कि तुझे मिनी से शादी करना है ना, लेकिन क्या तू उसकी सच्चाई जानता है? मेरी बात सुनकर अविनाश हैरत से बोला कि सच्चाई? कौन सी सच्चाई? तो मैंने कहा, तूने कभी सोचा कि हमने तुझे मिनी से शादी ना करने का फैसला 3-4 दिन के बाद क्यों सुनाया? जिस दिन तूने मिनी को हमसे मिलवाया, हमने उसी दिन शादी से इनकार क्यों नहीं किया, जबकि तुझे अच्छे से पता था कि वह लड़की तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद नहीं आई। लेकिन फिर भी मैं और तेरे पापा तेरी खुशी के लिए तेरी शादी उस लड़की से करा देते, अगर हमें उस रात उस लड़की की सच्चाई पता ना चलती। अविनाश ने कहा, कौन सी सच्चाई? मैंने उससे कहा कि जब हम यहाँ रुके हुए थे तो तुझे याद है, एक रात मैं और तेरे पापा कुछ दूरी पर टहलने के लिए निकल गए थे। उस जगह पर एक क्लब पड़ा जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां अंदर बाहर जा रहे थे। उस क्लब के सामने एक पार्क था और हम उसी पार्क में बैठे हुए थे। तभी मेरी नज़र मिनी पर पड़ी और मैंने उसे 3 लड़कों के साथ उस क्लब से बाहर निकलते हुए देखा। वह उन तीनों के गले में बाहें डाले झूम रही थी। मैं और तेरे पापा अभी ये सब देख ही रहे थे कि उसके बाद वह लड़की उन तीनों लड़कों के साथ एक कार के अंदर जाकर बैठ गई। ये सब देखकर हमें बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे यही अफसोस हो रहा था कि आखिर मेरे बेटे की पसंद ऐसी कैसी हो सकती है। उसके बाद हम लोग धीरे से उस गाड़ी के पास गए और अंदर का जो नज़ारा देखा उसे तो देखकर हमारे होश ही उड़ गए। अंदर वह लड़की उन तीनों लड़कों के साथ। मुझे तो आगे कहते हुए भी शर्म आ रही है बेटा। अविनाश को मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ और वह मुझसे बोला कि अब आप मुझे रोक नहीं सकती, इसलिए मुझे मिनी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हैं। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मुझे पूरा यकीन है वह लड़की आज भी उस क्लब में जाती होगी, क्योंकि ऐसी गंदी आदतें कभी किसी की नहीं छूटती। आज रात 9 बजे के बाद तू खुद वहां जाकर अपनी आंखों से सब कुछ देख लेना। उस दिन रात के 9 बजे तक अविनाश बुरी तरह से बेचैन रहा। जैसे ही 8 बजे अविनाश तुरंत ही तैयार होकर चेहरे पर मास्क लगाकर घर से निकल गया। मैं दूसरी तरफ भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि काश उस दिन मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वह सब कुछ मेरा बेटा भी देख सके और ये जान सके कि उसकी पसंद कितनी गलत थी। करीब 2 घंटे के बाद अविनाश घर लौट आया, लेकिन अब वह बिल्कुल शांत लग रहा था। वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। मैं बार बार उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ, तुमने वहाँ क्या देखा, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा था। फिर अचानक से वह रोने लगा और सोनम के पैरों में गिर पड़ा और उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा। सोनम ने उसे तुरंत ही ऊपर उठाया और उससे कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। उसने उसे गले से लगा लिया। अविनाश मुझसे भी माफ़ी मांगने लगा। वह बोला, मेरे गुनाह की कोई माफ़ी नहीं है माँ। मैंने सोनम के साथ जो कुछ किया ऐसा तो इस दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी के साथ नहीं किया होगा। मैंने अविनाश से पूछा कि तुमने आखिर वहाँ क्या देखा। उसके बाद उसने बताया कि उसने आज मिनी को क्लब के अंदर ही एक कमरे में कई सारे लड़कों के साथ। इतना कहते ही वह फिर से रोने लगा। उसके बाद उसने कहा कि दरअसल मुझे मिनी ने ही कहा था कि मैं अगर सोनम के साथ इस तरह का बर्ताव करूँगा तो वह परेशान होकर खुद ही मुझे तलाक दे देगी और फिर हम दोनों आराम से शादी कर लेंगे। लेकिन सोनम तो इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मुझे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रही थी। उसके बाद हमारे दिमाग में ये विचार आया कि मैं यही सब आगे भी जारी रखूं। इससे सोनम कभी भी पेट से नहीं होगी, तो एक दिन आप लोग खुद ही परेशान होकर मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दे देंगे, तो मैं मिनी से आराम से शादी कर लूँगा।
मुझे नहीं पता था कि वह लड़की मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है और मैं उसकी सारी बातें चुपचाप मानता चला जा रहा था, बिना ये सोचे समझे कि मैं एक इंसान पर कितना बड़ा जुल्म कर रहा हूँ। सोनम ने अब तक बिना किसी जुर्म के बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वह मुझे तलाक दे दे। मेरे जैसा दरिंदा पति वह डिज़र्व ही नहीं करती। सोनम को तो ऐसा पति मिलना चाहिए जो उसे खूब प्यार करे, उसकी देखभाल करे, उसकी इज्जत करे। उसने तो मुझे बहुत कुछ दिया, पर मैं उस पर जुल्म करता रहा, लेकिन वह फिर भी मेरे साथ प्यार से ही पेश आती रही। अविनाश ने कहा, लेकिन माँ, आपने मुझे यह सच्चाई उसी दिन क्यों नहीं बताई? तो मैंने कहा, बेटा, मैंने तुझे इस डर की वजह से नहीं बताया कि अगर तुझे मिनी की ये हकीकत पता चल गई तो कहीं तू टूट ना जाए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सच्चा प्यार जब धोखा देता है तो इंसान बिखर जाता है। इसीलिए हमने तुझे उसकी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन हमें क्या पता था कि मेरे ऐसा करने की वजह से तू सोनम के साथ इतना बड़ा गुनाह कर बैठेगा और हमारे किए की सज़ा उसे देगा। उस दिन मैं और मेरा बेटा, बहू, तीनों ही फूट फूट कर रोए। उस दिन सारे रहस्यों से पर्दा उठ चुका था और जो भी बुराइयां थीं वह आंसुओं में धुल चुकी थीं। अविनाश ने तो सोनम से कह दिया कि वह उसे तलाक दे दे, लेकिन सोनम ने कहा कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं अब यही चाहती हूँ कि बीती सारी बातें भुलाकर हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें और एक खुशहाल जीवन जिएं। उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया और आज मेरे बेटे के 2 जुड़वा बेटे हैं और हम सब एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।